नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार विधानसभा का बेहद अहम चुनाव होने वाला है और पहले फेज के चुनाव में अब फिलहाल मतदान होने में सिर्फ गिनती के दिन बाकी हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, नेता अपने अपने वादे कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज के साथ हाजिर हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि युवाओं की बात हर राजनीतिक दल कर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, लेकिन युवा क्या चाहता है, उसके कौन से मुद्दे हैं। एक तो राजनीतिक दल हमें बता रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या अहम है, वादे हो रहे हैं, इरादे हो रहे हैं, लेकिन युवाओं को आखिर क्या चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो पिछले चुनाव में भी देखी गई थी कि महिलाओं का जो वोट करने का पैटर्न है वो अलग है यहाँ, यानी कि महिलाओं की जो राजनीतिक पसंद है वो हो सकता है उनके परिवार के पुरुषों से अलग हो। तो यहाँ हम मौजूद हैं मगध महिला कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी के, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। यहाँ हमारे साथ दर्जनों की तादाद में वो लड़कियां मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके अपने क्या मुद्दे हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि बिहार महिलाओं के लिए उतना सुरक्षित नहीं है जितना शायद दूसरे राज्य हैं, शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, अभी भी जो समाज है काफी सामंती है और महिलाओं के लिए उतना सपोर्टिव नहीं है। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। आइए शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। आप ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह की राजनीति है, फिलहाल जिस तरह के वादे आपसे किए हैं राजनीतिक दलों ने, आप उन पर विश्वास करती हैं? कोई कह रहा है स्कूटी देंगे, पिछली बार नीतीश कुमार ने साइकिल भी दी थी। क्या ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है? साइकिल तो दिए, तो इसमें एक चीज देखा गया कि इसमें पॉल्यूशन को भी उतना क्षति नहीं हुआ और जो लड़कियां घर से बाहर जाने में सुविधा नहीं हो रहा था क्योंकि पेरेंट्स लोग उसको ऑटो भाड़ा ये सब नहीं दे सकते थे, तो उसको तो मदद मिला। लेकिन अभी जो स्कूटी देने की बात हो रही है, पेट्रोल भी फ्री करने की बात हो रही है, लेकिन उससे पॉल्यूटेड भी तो उतना होगा। और इतना जो कुछ भी देने की बात की जा रही है वो जो नेता कर रहे हैं वो कहाँ से देंगे, उसका वजन कहाँ आएगा? हम ही लोग पे अल्टीमेटली तो उसका सारा बोझ हम ही लोग पे लादा जाएगा। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव को लालची बनाया जा रहा है। हम लोग लालच के दबाव में आकर के वोट देंगे, जो कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर कोई ऐसा राजनीतिक नेता सोच रहे हैं तो वो उनकी भ्रम है। बहुत खूब। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो बौद्धिक विकास है, आप ये देखिए कि शायद ही भारत में इस स्तर की इतनी मेच्योरिटी नजर आए जहां पर महिलाएं, लड़कियां कहा जाए। इनमें से कुछ जो हैं वो फिलहाल मौजूदा वोटर्स हैं और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो भविष्य की वोटर बनेंगी। यानी कि कहा ही जा रहा है कि क्या एक साइकिल या एक स्कूटी के लिए अगर वो अच्छा भी है हमारे लिए, तो क्या उसके लिए हम वोट दे सकते हैं? आप बताइए। जो सरकार साइकिल देती है तो उससे बहुत जो लड़कियां दूर दूर रहती हैं, गांव में रहती हैं, उनको स्कूल आने में वो मतलब समर्थ थी। और वैसे तो घर में पढ़ने के लिए तो पैसा देते नहीं, तो भाड़ा कहाँ से देंगे, इसलिए साइकिल जरूरी है। लेकिन स्कूटी हमारी जरूरत नहीं है, हमें साइकिल ही चाहिए। यानी आपको लग रहा है कि साइकिल देने से काफी सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन स्कूटी से तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी जहां भी पहुंचना होगा, साइकिल से भी तेज पहुंच जाएंगी। तो ये साइकिल से है कि उसमें पेट्रोल तो नहीं ना लगता है, लेकिन स्कूटी में पेट्रोल लगता है और वो पेट्रोल का जो पैसा होगा वो किससे, हम पब्लिक लोग से ही तो लिया जाएगा एक तरह से। ये बात, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए आपका क्या नाम है? और साइकिल और स्कूटी की पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरे मुद्दों का भी जिक्र करेंगे हम। चलिए, पहली बात बताइए, आपको साइकिल मिली थी? आप तो स्कूल में रही होंगी तब जब 2010 में चुनाव हुआ था। यस मैम। साइकिल मिली थी आपको? यस मैम। अच्छा। तो क्या बेहतर रहा आपके लिए, सुविधा हुई है स्कूल आने जाने में? हाँ, उससे तो काफ़ी सुविधा हुई, बट ये जो स्कूटी देने की बात हुई उससे तो काफ़ी सारे पोल्यूशन भी होंगे और ये ज़रूरी नहीं है, मतलब नेता लोग वादे तो कर देते हैं लेकिन देने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। बट अगर देते हैं तो इससे काफ़ी ट्रैफिक ये सब प्रॉब्लम होगा और जिससे प्रदूषण और हमारी जो देश है वो स्वच्छता की ओर जा रही है, जिसमें और परेशानियाँ बढ़ जाएगी क्योंकि ये पॉल्यूशन का ही एक रूप है। इससे काफ़ी तरह का हमारे देश में प्रदूषण हो जाता है, जिससे काफ़ी ये वातावरण अशुद्ध हो जाते हैं। आप बताइए, आप कह रही थी कार्यक्रम से पहले कि आप नरेंद्र मोदी की फैन हैं, प्रधानमंत्री की। अब फिलहाल उनकी पार्टी ने अनाउंस किया है कि स्कूटी देंगी, तो आपको अच्छा लग रहा है? नो मैम, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं फैन हूँ, मतलब उन औरों की कंपैरिजन में वो बहुत अच्छे हैं। वैसे मेरा ये कहना है कि साइकिल और स्कूटी देने से हमारा थोड़ी ना डेवलपमेंट होने वाला है। डेवलपमेंट तो तब होगा जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो या हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें सुधार हो, उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए तो होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़ी ना हमारा डेवलपमेंट होगा।
तो मेरा यही कहना था। तो आप किस तरह के विकास की बात करिए? मैं बहुत प्रभावित हो चुकी हूँ फिलहाल, जिस तरह का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल्स हैं आप, छोटी छोटी बच्चियां जो बैठी हुई हैं, ये बताइए फिलहाल कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? कि आप प्राइमरी शिक्षा की बात कर रही हैं या कॉलेज के स्तर पर जो है वो बेहतर होने चाहिए सुविधाएं? मैम प्राइमरी से लेके पूरा कॉलेज तक होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं क्या कि 10th तक जो इंग्लिश की प्रॉब्लम्स है, इंग्लिश नहीं के बराबर, इसका कोई ये नहीं है कि मेन रहना चाहिए, लेकिन जब 12th में आता है तो उसको एकदम मस्ट कर दिया जाता है कि इंग्लिश होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ये चीज़ होना चाहिए ताकि हम लोगों को इंग्लिश बहुत बेटर हो जाए। मतलब मैक्सिमम लोग को देखा जाता है इंग्लिश बहुत वीक होता है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में। यानी इससे अगर आप बाहर निकलती हैं पटना से तो भी दिक्कत होती है, कहीं साउथ में जाना हो, यानी अंग्रेजी क्यों आपको लगता है महत्वपूर्ण है बिहार के लोगों के लिए अंग्रेजी सीखना? ये कैसी कसक है कि बिहार में लोग हिंदी तो बहुत अच्छी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी आनी चाहिए? मैम आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से अगर अदर कंट्री में जाते हैं या फॉरेन कंट्री में कहीं भी जाते हैं तो उनकी बातों को समझने में या बात करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसीलिए हर दोनों चाहिए। तो राजनीतिक दलों को जो है पूरी तरीके से सतर्क हो जाना चाहिए। एक साइकिल या एक स्कूटर देकर बिहार के लोगों का कम से कम उनका जो बौद्धिक स्तर है जिस तरह का, उनको अंडररेट नहीं किया जा सकता। कई लड़कियों ने यहाँ पर यह भी कहा है कि शायद उनको एक लालच देने की कोशिश की जा रही है। तो एक वोट जब आप किसी का मांगते हैं, कम से कम बिहार में इसको काफी सतर्क होकर मांगना पड़ेगा। ये बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है। दूसरी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचती हैं फिलहाल जिस तरह की राजनीति हो रही है, जो वादे इरादे हैं। शालवी, आप कितने साल की हैं? मैं 18 ईयर्स की हूँ। आप तो वोट दे सकती हैं इस बार? या दे सकती हूँ। मेरा मानना है कि आज से वो वादे करते हैं कि स्कूटी देंगे, अभी नया आया है कि वो स्कूटी देने वाले हैं। वो कंफर्म नहीं कि वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ बात करना जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। उस काम पे वो काम करना पूरी तरह। और अगर दे दी स्कूटी तो? दे दी तो आप साइकिल आपको मिली थी क्या? लालच दे रहे हैं कि ताकि लोग उन्हें वोट दे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो हर तरह के वादे करते हैं ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हो, उन्हें वोट दे और उनकी पार्टियां जो है बहुत मतलब बोले तो बहुमत से जीते। लेकिन वो काम सही नहीं होता है। लोगों को अपने स्तर से हर चीज देख करके समझ। लेकिन आपको साइकिल तो मिली थी शायद? हाँ, मुझे साइकिल मिली थी। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं, वो तो ऐसा कर रहे ताकि मतलब लड़कियां स्कूल जाए। तो सिर्फ स्कूल जाने से ही नहीं होता है, उन्हें पढ़ना भी पड़ता है, हर तरह से उनका बौद्धिक विकास होना। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रही हैं शालवी, कि सिर्फ खाली स्कूल पहुंच जाने से नहीं होगा। अगर स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, मैं आपकी दोस्त उनसे भी मैं जानना चाहती हूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। बहुत अच्छी बात आपकी दोस्त कह रही है शालवी कि चलिए स्कूटर दे दिया या साइकिल दे दी, स्कूल तो पहुंच गए, लेकिन स्कूल में पढ़ा क्या फिर हमने, उसका स्तर क्या है? हाँ, जरूरी ये नहीं है कि आप हाई स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, फिर आपने पीजी भी कर लिया। ये मायने रखता है कि आपका क्वालिटी क्या है, उसमें किस क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है। क्वालिटी डिपेंड करता है बहुत हद तक। ये बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन उनमें उस स्तर का मेंटल ग्रोथ वैसा नहीं है। और वही आजकल के बच्चे देख लीजिए जो प्राइवेट स्कूल में आप, ये सच बात है, गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लीजिए और प्राइवेट स्कूल में आप देख लीजिए। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एजुकेशन में, डिसिप्लिन में, हर जगह, लैंग्वेज। और कॉलेज के स्तर पर अगर देखें आप उच्च शिक्षा में, तो किस तरह की कमी है? आप खुद एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं, क्या आपको लगता है कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फैकल्टी की कमी है, या लड़कियों ने पीछे कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा होनी चाहिए जिससे हम इंटरनेशनली अपने को ज़्यादा रेलेवेंट पा सकें? जी, यहाँ पे लैंग्वेज लैब भी हो रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज लैब की भी फैसिलिटी है, जिससे बच्चों को इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। और जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुतों को बेसिक चीज़ें नहीं पता है, तो उस पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आपको बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। इंग्लिश आप जान गए, अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुतों को नहीं आता है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है खुद को। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनकी स्थिति कैसी है? आपने माना ग्रेजुएशन कर लेंगी आप अभी पॉलिटिकल साइंस से, फिर क्या करेंगी? जी, मुझे वोकेशनल कोर्स, मुझे जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जर्नलिज्म की फैकल्टी नहीं है। स्वागत है आपका, किसी और कॉलेज में आइए, दिल्ली आके पढ़िए। हाँ। तो मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था, बट यहाँ पे जर्नलिज्म जैसे वोकेशनल कोर्स आपने बताया वो नहीं है यहाँ पे। और पटना में है काफ़ी जगह पे, लेकिन वहाँ पे मैंने ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया। आप बताइए। हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन हो रहा है
और हर बार की तरह जुमलों और बहुत सारे जुमले और वादे सुनने में आ रहे हैं। तो मैं उन राजनीतिज्ञों से पूछना चाहती हूँ कि जो पिछले 25 वर्षों में जिन्होंने एक युवा पीढ़ी को, एक जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके करियर को, तो क्या उनको लगता है कि वो अपने वादे और जुमलों से आज फिर से उनको मोटिवेट कर पाएंगे खुद के लिए? और जहाँ तक बात है कि जो लोग एजुकेटेड हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो नगण्य है बिहार में, और शिक्षा के नैतिक स्तर की बात करें तो वो बिल्कुल ही गर्त में जा रही है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी शिक्षा का नैतिक स्तर, शिक्षा का जो नैतिक स्तर है वो प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो बच्चे मिड डे मील की योजना चलाई गई, वो कितना सक्सेस हो रहा है, और ये जो है सो खाने पकाने का धंधा बन गया है। लेकिन स्मिता, आपको ऐसा क्यों लगा कि 25 साल में एक जनरेशन या एक पीढ़ी आप कह रही हैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसा क्यों लगा? ऐसा मतलब कि जैसे पिछले 25 वर्ष में जो शासन किया इन्होंने, तो मतलब जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए बिहार को, जिस तरह का विकास होना चाहिए और जिस स्तर पे हम देखना चाहते हैं बिहार को, क्या आज हम देख पा रहे हैं उस स्तर को? ये हम फील कर सकते हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये इसके हमारे जो पिछली बीती पीढ़ी है वो भुक्तभोगी है, और इसका सिर्फ उन्हीं पर प्रभाव नहीं पड़ा, आने वाले जनरेशन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि जिस तरह से पलायन जो है, माइग्रेशन है, कि आप लड़कियां कल ग्रेजुएशन करके निकलेंगी या पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि बिहार में अपने घर के पास रह पाएं, अपने बूढ़े माँ बाप के पास रह पाएं, माइग्रेट करना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार की राजनीति के लिए, और इसको शायद सभी राजनीतिक दल बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझ रहे हैं, और इसीलिए वादे इस तरह के हो रहे हैं कि रोजगार जो है वो दरवाजे तक लाया जाएगा। एनडीए की तरफ से हमने देखा रोजगार का वादा हुआ है कि बूढ़े माँ बाप के साथ आप रह सके। नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी काफी कुछ वादे किए, लेकिन क्या वाकई पिछले 10 साल के दौरान क्या कुछ रोजगार बना है, पनपा है? प्रिया, ये बताइए कि क्या बिहार में रोजगार नहीं है, क्या नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है? देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बिहार में जनरली एक अर्बन सेक्शन होता है और एक रूरल सेक्शन होता है। अगर हम लोग रूरल सेक्शन को देखें तो वो लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मनरेगा तक लिमिटेड है, जो भी लेबर वगैरह वर्क करना पड़ता है उसमें भी है कि अगर फैमिली में अगर लेडीज़ है तो आप ये देखेंगे कि लेडीज़ मनरेगा में वो लोग की जो रेशियो है वो ज़्यादा है मेंस के, अगर हम कंपैरिजन करें मेंस के साथ। और जो घर के जनरली जो मेंस सेक्शन होता है, जो भी आदमी होते हैं या मर्द जो भी होते हैं, वो लोग जनरली आउट ऑफ द स्टेट जाते हैं ताकि जो लेडीज़ जो अर्न कर रही है वो भी एक सपोर्ट दे, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, और जो मेन भी जो कमाए तो वो भी हो। और सेकेंड, जो अगर हम लोग अर्बन सेक्टर की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि अभी आप नॉर्मली अगर किसी भी मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से अगर थोड़ा हम एवब जाते हैं तो उस लेवल की जितनी भी फैमिली है वो लोग ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ द स्टेट में, इट मीन्स दैट अदर जो कॉलेजेस है, डीयू के कॉलेजेस हो गए, पुणे में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है, बेंगलोर के में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो लोग ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि एनी हाउ उनके बच्चों का एडमिशन अदर स्टेट के कॉलेजेस में हो जाए। वो बिहार, यानी आप ये कह रही हैं प्रिया, आप ये कह रही हैं कि न सिर्फ रोजगार बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी, जो स्तर है उच्च शिक्षा का, उसके लिए भी स्टेट से बाहर जाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वो क्या सोचते हैं, अगर हम लोग के चिल्ड्रेन के कैंपस अगर टॉप कॉलेजेस में होंगे तब उनके एम्प्लॉयमेंट में, तब उनको जॉब ईजिली ऑफर वो मिलेंगे। तो अगर बिहार में ये प्रॉब्लम है दैट बिहार का जो सिलेबस है, जो भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, उन जॉब फ्रेंडली नहीं है, जॉब फ्रेंडली है, बट उनके जो सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस को अदर स्टेट के जो भी टॉप कॉलेजेस है उनके सिलेबस से कंपेयर करें। आप क्या बनना चाहती हैं? अब बात तो रोजगार की हो रही है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, ग्रेजुएशन पूरा करेंगी, क्या बनेंगी? एक्चुअली आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। बहुत अच्छा, हम आपको पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि आप IAS ऑफिसर बने। चलिए अब दूसरे लड़कियों से बात करते हैं। तो साफ तौर पर शिक्षा व्यवस्था का हमने जिक्र किया कि साइकिल मिल गई, स्कूटी मिल गई, लेकिन स्कूल तक पहुंच गए, कॉलेज तक पहुंच गए, लेकिन स्तर क्या हुआ आखिर? किस तरह से क्या पढ़ाई हुई? क्या हम एम्प्लॉयबल बना पा रहे हैं अपने बिहार के लड़कों को, लड़कियों को? और एम्प्लॉयबल अगर बन भी जाते हैं तो क्या वाकई रोजगार मुहैया उनको हो पाया है? आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कौन से इश्यूज हैं? क्या ऐसा हुआ कि आपने देखे मैनिफेस्टोज के आपके लिए कौन कौन क्या क्या वादे कर रहा है? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को आपने वे करने की कोशिश की?
या एक्चुअली आई थिंक वो बेसिकली लालच दे रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आप पहले मेरे को सत्ता पे ले आओ तब मैं ये करूँगा वो। आप उतने दिन से सत्ता पे थे तो क्यों नहीं किए? जब इलेक्शन का टाइम आता है मतलब वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वैसे रोड्स बनाऊँगा, मैं ये फैसिलिटीज़ दूंगा, आप मेरे को बस एक बार सत्ता पे ले आओ, मैं आपको प्रॉपरली ऐसे इतना ड्रीम्स दिखाते कि अब तो पटना 2 दिन में मेट्रो हो ही जाना है। तो नरेंद्र मोदी अब ये कह रहे हैं कि वो रोजगार जो है वो घर तक लेकर आएंगे और बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आप विश्वास करती हैं? या मतलब नरेंद्र एक्चुअली देखा जाए तो सारे मिनिस्टर्स जो जिस स्तर से वो लोग आते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत नीचे स्तर से उतने ऊपर पे है। उनका जो बैकग्राउंड देखो एंड देखिए, और या फिर आप किसी भी मिनिस्टर जो जो उसको सह चुका है कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली यूथ को, उनके ऊपर वाले लोग को, उनसे जूनियर्स वाले लोग को, तो वो ज़्यादा अच्छे से बताए। एक्सपीरियंस एक चीज़ होती है जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन नुपुर, यहाँ बीजेपी और जेडीयू मिलके तो 7-8 साल सरकार चला चुके हैं, तो बीजेपी तो सरकार में यहाँ थी, तब तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, तब रोजगार नहीं आया, अब कैसे ले आएंगे नरेंद्र मोदी रोजगार? बिकॉज दिस टाइम नरेंद्र मोदी इज देयर, दैट इज उतने देर से नरेंद्र मोदी नहीं थे, अब नरेंद्र मोदी हैं, तो थोड़ा लाइट्स दिख रहा है कि हाँ पटना में कुछ हो सकता है, बिहार में कुछ डेवलपमेंट आ सकती है। पटना तो चलो बिहार का सब कैपिटल है तो वो डेवलप्ड रहेगा, पर बाकी और भी स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे होना चाहिए डेवलपमेंट, तो मेरे हिसाब से लगता है कि सिर्फ पटना को नहीं, बिहार के कोने कोने इनफैक्ट विलेजेस को भी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एजुकेशन होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन वो नहीं कि आप स्कूल दे दो, मतलब जाने के लिए स्कूल दे दो, कॉलेजेस बना दो, फैकल्टीज अच्छी होनी चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा। दोस्त हैं पीछे कह रही थी वो जर्नलिज्म पढ़ना चाहती हैं लेकिन कॉलेज में जर्नलिज्म ही नहीं है, कोर्स ही नहीं। एक्चुअली फैकल्टीज होनी चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर रहना। कहता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, क्यों? बिकॉज वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बहुत लापरवाही होती है। आप देख लीजिए गवर्नमेंट स्कूल, नाम के तो गवर्नमेंट स्कूल है, बुक्स भी दिए, मिड डे मील, बट स्कूल की हालत देखिए, नो प्रॉपर सैनिटेशन, टॉयलेट्स नहीं है, गर्ल्स को कितनी प्रॉब्लम मुश्किल है। यानी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट्स भी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और महिला होने के नाते ये कितना बुनियादी मुद्दा है, ये मैं भी समझती हूँ और आप भी समझती हैं। शायद हो सकता है बहुत गंभीर मुद्दा ना हो, लेकिन बहुत गंभीर हो सकता है एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, ये बताइए कि कई बार ये भी कहा जाता है कि बिहार का जो समाज है वो थोड़ा संकीर्ण है, वहाँ महिलाएं उतने खुले माहौल में नहीं रहती जितने शायद देश के अन्य भागों में रहती हैं। क्या ये कहना सही है, या जिस तरह की पॉलिटिक्स पिछले दिनों में हुई है, क्या उसने समाज को बदला है, महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर हुई है? ऑफ कोर्स ये मतलब सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। हम लोग सेफली रोड पे नहीं चल सकते हैं, लड़कियां रात में, मतलब कि रेप या फिर ईव टीजिंग, ये सब तो कॉमन केसेस है, डे टू डे ये सब हम लोग फेस करते हैं। और इसके लिए कोई प्रॉपर मतलब कुछ भी हमारी सरकार नहीं कर रही है, तो ये सच में बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ बेहतर हुआ है पिछले सालों में? लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था कुछ ऐसी हुई हो जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो, जिसमें आप रात में भी जाने में ना डरती हो आप? हाँ, जैसे अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन जैसे एक ये हुआ है कि रेपिस्ट को सीधे हैंग कर दिया जाए। ये मतलब जो अभी क्या निर्भया मर्डर केस, मतलब जो उसका रेप केस था उसमें ये हुआ, ये मतलब एक हम लोग को हौसला देती है, या कि हम लोग के लिए कुछ होगा अगर कुछ होता भी है तो। मैं जो बात करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि जब आप सड़क पर रात को निकलती हैं तो क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर आपको नजर आया है पिछले कुछ सालों में? क्योंकि स्कूल से लेके कॉलेज तक के सफर में कैसा रहा? लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ही नहीं है, मतलब यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी सही नहीं है। आप रोडी पे देखिए, अगर मान लो किसी के साथ कुछ हो रहा है, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, तो पुलिस बोलता है कि नहीं बाबू इसको अपने में सेटल कर लो, बात आगे बढ़ेगी। व्हाट इज दिस? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसके लिए एक कड़ी सरकार की ज़रूरत है, एक ऐसे सरकार जो हम लोग की सेफ्टी को ध्यान में रखे, हम लोग के लिए कुछ करे, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। तरह के वादे जो हैं वो राजनीतिक दल कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, रोजगार कितना मुहैया करा पाए हैं राजनीतिक दल। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि कई बार ये कहा गया, खासकर पिछले विधानसभा चुनाव में, कि यहाँ महिलाओं की जो पसंद है वो अपने परिवार के दूसरे पुरुषों से अलग हो सकती है और महिलाएं खुद अपनी पसंद के हिसाब से वोट करती हैं। क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो छात्राएं हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। आरती, ये बताइए, क्या ऐसा होता है कि आपके जो डैडी हैं वो अलग पार्टी को वोट करें, अलग नेता को करें, मम्मी अलग करें, ऐसा होता है?
होता है कभी मत अगर एक ना हो तो ऐसा हो जाता है। पापा को ऐसा लगता है कि नहीं ये नेता ज़्यादा अच्छा है तो पापा उसे वोट करते हैं, और माँ को ऐसा नहीं लगता तो वो उन्हें वोट नहीं करती हैं। बहुत शानदार। तो ये बताइए कि पिछले चुनाव में आपने देखा कि क्या जो महिलाओं की जो पसंद है वो अलग पॉलिटिकल पार्टी है? क्या नीतीश कुमार बताया गया बहुत लोकप्रिय है महिलाओं में, सही है ये? कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार पिछले साल जीतते नहीं, क्योंकि अगर 10 साल से वो नीतीश कुमार आ रहे हैं। कुछ हद तक सही है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, 100% तो नहीं दिया पर मिसली 25 to 45 तक अपना दिया ही है। तो क्या बदला? आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के होने से क्या बदल गया? 10 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। बहुत कुछ, ज़्यादातर तो रोड नहीं अच्छे हुए पर फिर भी कुछ जगह तो अच्छे हो ही गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए महिलाओं में नीतीश कुमार ज्यादा लोकप्रिय हैं, ऐसा आपको लगता है? लगता है। नम्रता, ये बताइए कि हम यहाँ पे चर्चा ये कर रहे थे कि आखिर लड़कियों के, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। किसी ने कहा कि मेरा तो इतना बुनियादी मुद्दा है कि लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। ये हो सकता है नेताओं को समझ ना आता हो कि ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन महिलाएं जानती हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी ने ये भी कहा कि रोजगार नहीं है। मैं भी पढ़ लिख कर सिर्फ ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, मैं भी चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, रोजगार मेरा हो, मेरा अपना एक करियर होना चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचती हैं और आपको लगता है कि महिलाएं बिहार में अलग राजनीतिक पसंद रखती हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि आपको तो मौके मिल रहे हैं लेकिन आपको आगे खुद बढ़ना चाहिए। जैसे अभी आप मतलब 6 से 14 तक को राइट टू एजुकेशन मिल रहा है, तो आप अगर एक कदम अगर आप खुद चलिएगा तो शायद आपको सरकार सपोर्ट करेगी। तो यानी आप ये कह रही हैं कि आपको खुद भी अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, तब पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे। लेकिन पिछले दिनों में जो राजनीति हुई है, कुछ यहाँ पर आपकी जो दोस्त थीं वो कुछ निराश भी हो रही थीं कि शायद एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई है या उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ऐसा आप मानती हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। चेंजेस तो आ रही है, आप देख रहे हैं तो चेंजेस आ रही है। आप शायद अपने नज़र को चेंज करना चाहिए। बिहार पहले से बेहतर है, आप बेहतर है। और उसमें पॉलिटिक्स जो है वो उसका हाथ है? हाँ, बेहतर होने में हद तक नीतीश कुमार का भी हाथ है। इन 10 सालों में वो थे तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर कुछ जो छात्राएं हैं वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी चूंकि खुद जमीन से उठ के आए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि जो है वो गरीबी क्या होती है और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है हालात को, रोजगार की क्या अहमियत है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहने वाली लड़कियां कम नहीं है कि नीतीश कुमार उनके पसंदीदा हैं, नीतीश कुमार को वो ज्यादा प्रेम करती हैं। आपको लगता है कि लड़कियां और लड़के, पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से वोट करती हैं? महिलाओं की पसंद यहाँ अलग है। दिल्ली से हम लोग देख कर बैठ के इस बात का आकलन करते हैं कि नीतीश कुमार या कोई दूसरे राजनेता जो हैं वो ज्यादा लोकप्रिय हैं बिहार में महिलाओं के सामने, ऐसा है क्या? महिलाओं और पुरुष में दोनों में तो अंतर है ही। जैसा हमने 15 अगस्त के भाषण के बाद देखा था कि बिहार में अगर महिलाओं के बीच नीतीश कुमार फेमस है तो बच्चों के बीच नरेंद्र मोदी फेमस है, और बच्चे माँ को प्यारे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एक हो गया है कि किसकी बात माने या किसकी बात ना माने। और पुरुष तो जो मोस्टली जिस पार्टी ने ज़्यादा पुरुष कैंडिडेट्स किए हैं उसी के तरफ उनका रुझान रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो करती है, बीजेपी भी नहीं की और नीतीश जी ने भी की, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। बहुत कम ही महिला कैंडिडेट्स हैं इस बार के इलेक्शंस में। और नीतीश जी और मोदी जी दोनों ही मेरे फेवरेट थे। लास्ट ईयर उन्होंने साथ में किया था, पर जब से दोनों अलग हुए तो कुछ एक बुरा सा लग रहा है, क्योंकि दोनों का साथ में देख के लगता था कि कुछ अच्छा हो सकता है देश का भी और बिहार का भी। पर अब नीतीश जी कुछ अच्छी बात कहते हैं तो लगता है कि ये अच्छे हैं, पर मोदी जी कुछ अच्छी बात लगते हैं तो लगता है ये अच्छे हैं। और लालू यादव, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्हें इतने साल दिए गए, उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर से मौका मांग रहे हैं। ये कोई रेसिपी का तो नहीं ना कि आपको बार बार मौका दिया जाए और आप बार बार खराब करें, क्योंकि ये डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी कंट्रीज को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारे बिहार में अभी तक बेसिक चीज भी नहीं आई है। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रही हैं कि न सिर्फ ये महत्वपूर्ण है कि महिलाएं किसको वोट करेंगी, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है, यानी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए, ज्यादा जो टिकट मिलने चाहिए महिलाओं को। आपको क्या लगता है बिहार में पॉलिटिक्स में बहुत कम महिलाएं नजर आती हैं, ऐसा क्यों होता है? हमें ढूंढने पे भी बहुत मुश्किल होती है कि किसी महिला नेता से हम बात कर सकें। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि महिलाएं अपने फैमिली के वालों के बात को ज़्यादा मानती हैं, और अगर उनके हस्बैंड या फिर उनके परिवार की तरफ से कहा जाता है कि आपको राजनीति में नहीं जाना है तो वो नहीं जा पाती हैं, और इस तरह से वो उनका प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं हो पाता है।
और इसीलिए सरकार लेकिन परिवार की जिम्मेदारी तो दूसरे राज्यों में भी महिलाओं के ऊपर होती है, लेकिन फिर भी उनके परिवार उन्हें सपोर्ट करते हैं, राजनीतिक दल उन्हें बड़ी तादाद में टिकट देते हैं जिससे वो चुनकर विधानसभा पहुंचे, महिलाओं के मुद्दों को उठाएं। बिहार में ऐसा क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि अभी भी ज्यादा ट्रेडिशनल हैं यहाँ के परिवार, यहाँ का समाज ज्यादा रिवायती है? हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल्स को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे अभी भी बाकी सिटीज़ के अपेक्षा यहाँ पे अभी भी बिहार में अभी भी उतना विकास नहीं हो पाया जैसे दिल्ली मुंबई में या फिर कोलकाता चेन्नई को हम देखते हैं या बैंगलोर को देखते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा लोग फ्री हैं, वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा ये कुछ भी करने की आज़ादी दी जाती है, वो फ्री है। और यहाँ पे तो आप ये कह रही हैं कि पारंपरिक है अभी भी बिहार का समाज बहुत। आप क्या समझती हैं कि महिलाएं राजनीति में क्यों कम हैं? यहाँ पर बहुत कम है, दूसरे राज्यों के मुकाबले भी विधानसभा में भी बहुत कम महिलाएं देखी हैं। क्योंकि उनको ये समझा जाता है कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो मेरा इज्जत का कम हो जाएगा, पुरुषों के बराबर नहीं कर पाएंगे। अगर पुरुषों के बराबर महिला की तो ऐसा पुरुष को पीछे हटना पड़ेगा, महिला को आगे जाना पड़ेगा। और ये यहाँ का जहाँ हम गांव में देखते हैं वहाँ पे तो राजनीतिक पॉलिटिक्स में कोई भी औरत नहीं आना चाहती हो, वो चाहती कि हाँ औरत। पंचायत में तो आरक्षण भी है, महिलाएं आ भी रही हैं पंचायत में। हाँ, चुनाव में आरक्षण तो है, उसको हाँ दिया गया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण, लेकिन उसको अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है। अगर अच्छी तरह से लागू हो जाए तो महिलाएं शायद आगे आ जाएं बिहार में। काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही और एक पत्रकार के तौर पर मैं बहुत 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 प्रभावित हूँ जो बौद्धिक विकास यहाँ महिलाओं को हुआ है, जिस तरह से यहाँ लड़कियां बात कर रही हैं। बहुत राज्यों में मैंने ट्रैवल किया है, सफर किया है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ के राजनीतिक दल जो राजनेता हैं वो हल्के में नहीं ले सकते, ना युवाओं को ले सकते हैं, ना महिलाओं को ले सकते हैं। अगर उनको कोई लालच दिखाने की कोशिश की जा रही है, कोई वादा करने की कोशिश की जा रही है, वो ये समझते हैं कि लालच देकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जमीन पर उतरकर सही मायनों में विकास करना पड़ेगा, तभी शायद यहाँ का जो जनमानस है, यहाँ का जो युवा है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ संतोष हासिल कर सकती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।